प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सहकारी क्षेत्र के लिए कई प्रमुख पहलों की करेंगे शुरुआत। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की पायलट परियोजना का भी करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। ऊर्जा सुरक्षा और आधारभूत संरचना से जुड़ी 34,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। उधमपुर में सेना के शीर्ष कमांडरों के साथ करेंगे मौजूदा स्थिति पर चर्चा। उत्तराखंड में नैनीताल पुलिस ने बनभूलपुरा हिंसा के वित्त पोषण मामले में हैदराबाद यूथ करेज नाम के एनजीओ को जारी किया नोटिस। लोगों को एनजीओ को दान नहीं देने की दी हिदायत। और खेल की खबरों में रांची टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड ने 7 विकेट पर बनाए 302 रन। जो रूट ने खेली शतकीय पारी। वहीं भारत के लिए पहला मैच खेल रहे आकाशदीप ने लिए 3 विकेट। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। देश के सहकारी क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में सहकारी क्षेत्र के लिए कई प्रमुख पहलों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की पायलट परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना को 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों PACS में संचालित किया जा रहा है। इस पहल के तहत प्रधानमंत्री गोदामों और कृषि से जुड़ी अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए देश भर में अतिरिक्त 500 PACS की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री देश भर में 18,000 PACS में कंप्यूटरीकरण के लिए परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस महत्वपूर्ण परियोजना को 2,500 करोड़ रुपए से अधिक के वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान 34,400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं सड़क, रेलवे, कोयला, बिजली और सौर ऊर्जा सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC के 1600 मेगावाट के लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन का प्रथम चरण राष्ट्र को समर्पित करेंगे और परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे। लारा सुपर पावर थर्मल स्टेशन के पहले और दूसरे चरण से 50% बिजली की आपूर्ति छत्तीसगढ़ में की जाएगी। इससे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली सहित कई अन्य राज्यों में बिजली व्यवस्था में सुधार होगा। वहीं प्रधानमंत्री नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए राजनांदगांव में लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सौर PV परियोजना का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सेना की उत्तरी कमान मुख्यालय का दौरा करेंगे। इस दौरान वह कमांड अस्पताल उधमपुर की नई इमारत का उद्घाटन भी करेंगे। इस 1 दिवसीय दौरे में रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर और नियंत्रण रेखा से संबंधित वर्तमान हालात पर सेना की शीर्ष कमांडरों के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही सेना के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात कर उन्हें संबोधित भी करेंगे। हालांकि अपने इस दौरे में रक्षा मंत्री किसी भी राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे। महज 2 महीने के भीतर रक्षा मंत्री का जम्मू कश्मीर का ये दूसरा दौरा है। और अब खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संदेशखाली हिंसा पर चौतरफा घिरती जा रही हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, नौकरशाहों और नागरिक समाज के सदस्यों का एक दल आज संदेशखाली का दौरा करेगा। इससे पहले शुक्रवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने भी संदेशखाली का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संदेशखाली की महिलाओं ने TMC नेता पर जमीन पर कब्जा करने और महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसे लेकर लोग अब मांग कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले और संदेशखाली हिंसा के मास्टरमाइंड शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाए। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने शाहजहां शेख को चौथा समन भेजा है और 29 फरवरी को कोलकाता स्थित अपने दफ्तर बुलाया है।
किसान आंदोलन से देश के कई राज्यों में औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों द्वारा आंदोलन की वजह से ट्रकों की आवाजाही बाधित होने से एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन नालागढ़ को प्रतिदिन 5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं आमजन भी खासा परेशानी झेल रहे हैं। देखते हैं हमारे संवाददाता ओपी यादव की एक खास रिपोर्ट। ये नजारा है हरियाणा के अंबाला अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित शंभू बॉर्डर का। किसान आंदोलन से एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन नालागढ़ को प्रतिदिन 5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। पिछले 10 दिनों से कोई भी ट्रक दिल्ली के लिए नहीं गया है। किसान आंदोलन के चलते कोई भी ट्रक संचालक दिल्ली जाने को तैयार नहीं है। जो ट्रक पहले निकले थे वो भी किसान आंदोलन की वजह से पहले पंजाब व हरियाणा के अंबाला स्थित शंभू बॉर्डर पर ही बंद होने की वजह से वहीं खड़े हैं। इनमें कुछ ट्रक चालक हरियाणा के यमुनानगर होते हुए निकल रहे थे, लेकिन किसानों को जैसे ही इस रास्ते का पता चला तो जगह जगह किसानों ने नाके लगा दिए, जिससे कोई भी सामान दिल्ली नहीं जा रहा है, न ही दिल्ली से कोई कच्चा माल आ रहा है। प्रतिदिन ट्रक संचालकों को 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। अंबाला सिटी के पास स्थित शंभू बॉर्डर पर कतार में खड़े ट्रक किसान आंदोलन की मार झेल रहे हैं। ट्रक ड्राइवर परेशान हैं। बॉर्डर खुलने के इंतजार में बैठे ड्राइवर्स का कहना है कि जब सरकार ने इनकी अधिकांश मांगे मान ली हैं, तो इनको अब धरना प्रदर्शन बंद कर बॉर्डर से उठ जाना चाहिए। जो सरकार ने सारी किसानों की जो मांगे मान ली तो उनको उठ जाना चाहिए और किसानों को भी खेती करनी चाहिए और हमें भी अपना काम करना चाहिए। ये किसान आंदोलन हुआ है ना, इसीलिए खड़े हैं हम लोग। और क्या, ये आंदोलन की वजह से रुका हुआ है। 8-10 दिन हो गए इधर रुके। हाँ, अब इसकी वजह से कहीं से देखो 8-10 दिन में इधर निकाला है, खाने पीने का सामान खत्म हो गया पूरा। नाम ये किसान है इतना, जो कि यहाँ जेसीबी हाइड्रा और मशीन लेके सारे खड़े हैं और यहाँ का करोड़ों का नुकसान हो रहा है। 10 तारीख से यहाँ खड़ा हूँ, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। आज हमको 12 दिन हो गया है और हमको पंजाब जहाँ है और हमें किसान आंदोलन से क्या लेना देना सर। हमारा माल करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मालिक टाइम पर फोन कर रहा है, गाड़ी कहाँ से निकाले हम। 10 तारीख से इधर खड़े हैं सर। अभी आंदोलन की वजह से परेशान हो रहे हैं। पैसा वगैरह, खाना वगैरह सब कुछ मिल नहीं पा रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन से प्रतिदिन 1000 ट्रक रवाना होते हैं। सभी ट्रक दिल्ली होकर अगले राज्यों में जाते हैं। ट्रकों में जिन व्यापारियों का माल लदा है उनको खासा नुकसान हो रहा है। सभी दिक्कतें हो रही जी। ट्रैफिक नहीं आ रहा, जा नहीं सकते कहीं भी। सब्जी महंगी है, सारे सबका काम धंधा भी ठप पड़ा हुआ है। ऐसे ही चल रहा है इस करके काम होते हैं। काम बहुत मंदा जी चल रहा है, माल नहीं बिक रहा है। पंजाब में जाने की बहुत दिक्कत है, महंगाई बढ़ती जा रही है, खर्चे कम हो गए, मेरे पर खर्चा खत्म हो गया। किसान आंदोलन की वजह से शंभू बॉर्डर पर हरियाणा से पंजाब आने जाने वाले आम नागरिकों व रेहड़ी पटरी चलाने वाले लोगों को भी खासा परेशानी हो रही है। गौरतलब है कि किसान आंदोलन की वजह से ट्रकों की आवाजाही रुकने से पंजाब व हरियाणा के बॉर्डर पर ट्रक न तो वापस आ रहे हैं और न ही आगे जा पा रहे हैं। इस कारण से माल की आवाजाही बाधित हो रही है। इस वजह से बीबीएन के अप्लायंसेस, धागा, गत्ता, दवा, सीमेंट उद्योग भी इस बंद से काफी प्रभावित हो रहे हैं, जिससे औद्योगिक हजारों कर्मचारियों की रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। हरियाणा के अंबाला जिले के शंभू बॉर्डर पर अभी हम खड़े हैं। यहाँ पुलिस की बैरिकेडिंग है और किसानों का दूसरी तरफ आंदोलन का रुख किया हुआ है। इसी वजह से बीते 10 तारीख से ये मेरे पीछे जो ट्रक देख रहे हैं यहाँ यथा स्थिति में खड़े हैं। इन ट्रकों में सामान लदा हुआ है जिनको जम्मू कश्मीर और कई राज्यों में ले जाना था, लेकिन ये ले जाने में असमर्थ हो रहे हैं। निश्चित तौर पर किसान आंदोलन की वजह से इन लोगों को जो दिक्कत हो रही है उससे न केवल करोड़ों का व्यापार और कारोबार रुक रहा है, बल्कि आम जन को भी खासा परेशानी हो रही है। ओपी यादव, डीडी न्यूज, शंभू बॉर्डर, अंबाला। असम सरकार ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून को निरस्त कर दिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया। राज्य में अब सभी शादियां और तलाक विशेष विवाह अधिनियम के तहत किए जाएंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह बाल विवाह को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें 21 साल से कम उम्र के पुरुषों और 18 साल से कम उम्र की महिलाओं की शादी होती है। वहीं कैबिनेट मंत्री जयंत मलबरुआ ने इसे समान नागरिक संहिता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा, मुस्लिमों के विवाह और तलाक को पंजीकृत करने की जिम्मेदारी जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार की होगी। निरस्त हो चुके कानून के तहत कार्यरत 94 मुस्लिम रजिस्ट्रारों को भी उनके पदों से मुक्त कर दिया जाएगा। उन्हें एक मुश्त 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के अलीपुर में एक पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग में अनेक मजदूरों की मौत पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर से 6 सप्ताह के अंदर घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें कहा गया है कि रिपोर्ट में प्राथमिकी की स्थिति और पीड़ित परिवारों को दिए जाने वाले मुआवजे की जानकारी होनी चाहिए। नोटिस में दुर्घटना के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी भी मांगी गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि अवैध रूप से चलाई जा रही उन औद्योगिक इकाइयों का सर्वेक्षण करें जहां खतरनाक और ज्वलनशील पदार्थों का निर्माण होता है। नोटिस में टिप्पणी की गई है कि राष्ट्रीय राजधानी में घटी आग की यह दुर्घटना अकेली नहीं है, जिसमें अधिकारियों की लापरवाही के कारण निर्दोष मजदूरों की जान गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत को प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी किया है। उत्तराखंड पाखरू रेंज घोटाले मामले में ईडी ने उन्हें 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके अलावा ईडी ने अन्य लोगों को भी तलब किया है। ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच कर रही है। ईडी ने 7 फरवरी को हरक सिंह रावत और अन्य लोगों के परिसरों की तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए मूल्य की भारतीय और विदेशी मुद्रा, सोना और काफी संख्या में दस्तावेज जब्त किए थे। और अब खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में नैनीताल पुलिस ने बनभूलपुरा हिंसा के वित्त पोषण में एक एनजीओ की भूमिका की पहचान करते हुए नोटिस जारी किया है। इसमें लोगों से कहा गया है कि वो इस एनजीओ को दान ना करें। इस एनजीओ का नाम हैदराबाद यूथ करेज है। पुलिस ने इसका अकाउंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और पैन नंबर जैसे तमाम दस्तावेज की जानकारी आयकर विभाग समेत बाकी एजेंसियों को दे दी है, ताकि इन्हें सीज किया जा सके। साथ ही इस संस्था को डोनेट करने वालों की भी पहचान की जा रही है। नैनीताल पुलिस ने साफ कहा है कि गलत तरीके से पैसा लेने और दंगाइयों को सपोर्ट करने, सोशल मीडिया पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प, विकसित भारत। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के साथ रायसीना डायलॉग 2024 संपन्न हो गया है। रायसीना डायलॉग में चर्चा के दौरान मौजूदा वैश्विक चुनौतियों और इसके समावेशी विकास पर सभी देशों ने अपने अपने विचार रखे। दुनिया के बदलते परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता को भी प्रमुखता से उठाया गया। वहीं ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की और वैश्विक पटल पर भारत के योगदान के महत्व
को मंच के माध्यम से सभी देशों के सामने रखा। 115 देशों के 2500 प्रतिभागी जब दिल्ली में वैश्विक राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था के बड़े सम्मेलन के रूप में जाने जाने वाले रायसीना डायलॉग 2024 में जुटे तो वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों पर विचार मंथन किया गया। रायसीना डायलॉग 2024 के नवे संस्करण में यूरोपीय संघ से जुड़ी वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों, ग्लोबल साउथ की आवाज को दुनिया भर में प्रमुखता से उठाने और समावेशी विकास के समाधानों पर चर्चा हुई। बदलते वैश्विक परिदृश्य में दुनिया की वर्तमान चुनौतियों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र की विफलता और पश्चिमी बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की मांग को भी रायसीना डायलॉग के मंच पर रखा गया। The UN is still actually a reflection of a colonial era organization. So I think it's a great idea. I really think that posing the reform issue in terms of perpetuating a colonial era is something which we all need to think about. But what we realized was that G20 was not enough, because one part of the world with more than 50 countries had been significantly shut out, which was Africa. So if you see, in a way, we still call it G20, but it's actually become G21. And that itself, by the way, in a way, it's also a lesson to the UN that if the G20 could expand, so could the P5. मोदी सरकार की अगुवाई में पिछले एक दशक में भारत की तस्वीर और तकदीर में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। अब भारत को दुनिया में प्रौद्योगिकी के सह निर्माता और सह विकासकर्ता के रूप में देखा जा रहा है। India has today emerged as a trusted and a developing geography where people believe that yes, India is a good partner. From being a receiver of previous generation technology through TOT agreements, today India is viewed as a country which can be a co-creator of technology, which can be a co-developer of technology. ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया। Direction of the global debate and addressing the great challenges that we face. India is now often regarded, and rightly so, as a consensus builder and as a voice of reason in an increasingly polarized world. And by the way, Greece is supporting the reform of the Security Council of the United Nations in order for leading countries such as India to be represented at the highest table and in order for their voice to be heard. विश्व को जब भी भारत की सहायता की जरूरत पड़ी, भारत ने 2 कदम आगे बढ़कर दुनिया की मदद की है। भारत ने वैश्विक पटल पर जलवायु परिवर्तन और डिजिटल परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को आगे रखा है। भारत की भूमिका अब दुनिया में तेजी से बदल रही है और विघटनकारी शक्तियों से मुकाबले के लिए वो दुनिया भर में शांति और स्थिरता कायम रखने में अहम भूमिका निभा रहा है। जेसिका तनेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय जगत और खेल जगत से। आप जुड़े रहिए लगातार डीडी न्यूज के साथ। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया। मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है। जहां मैं, वहां मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा। झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुला परूं
जिसकी हर बात में भूल जाए मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों के अवशेषों की प्रदर्शनी के लिए थाईलैंड में 26 दिवसीय महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन भारत और थाईलैंड के बीच न केवल सांस्कृतिक और पारंपरिक संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि इससे दोनों देशों के नागरिकों के बीच मधुर संबंध भी स्थापित होंगे। भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों की अवशेषों की प्रदर्शनी के लिए थाईलैंड में 26 दिवसीय महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस महापर्व को भव्य बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में थाईलैंड के रॉयल पैलेस ग्राउंड में एक शानदार परेड निकाली गई, जिसमें थाईलैंड की सांस्कृतिक धरोहर की अनूठी झलक देखने को मिली। थाईलैंड और भारत के राष्ट्रीय ध्वजों के साथ निकाली गई ये परेड दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों की मिसाल पेश करती नजर आई। Very happy because once in our life to see the ashes of the Lord Buddha is the most interesting and most important for our people. So to visit here is very, very good for our life because we don't know any time or any way how can we find again this good opportunity like this. So very thank you for Indian people. थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसेन ने भगवान बुद्ध के अवशेषों की प्रतिष्ठापना की। बैंकॉक रॉयल पैलेस ग्राउंड में भगवान बुद्ध को समर्पित ये महापर्व इन दिनों थाईलैंड के लोगों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के अवशेष के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं थाईलैंड और भारत के नागरिक उम्मीद जता रहे हैं कि इस आयोजन के बाद दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों में और मजबूती आएगी। Thailand, Thai people, they believe in Buddhism, main religion, and this time it helps to make the good bond between Thailand and India a lot, which in the past we didn't have that very often. So we appreciate the Indian government to send the relic of Mahatma Buddha here. वहीं भारत की ओर से महापर्व में शामिल होने पहुंचे प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने इस आयोजन को लेकर खुशी जताई। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने कहा कि यह आयोजन दोनों देशों के संबंधों में एक नया अध्याय स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि इस आयोजन ने हमें एक दूसरे के संस्कृति को काफी नजदीक से जानने और समझने का अवसर दिया है। I have become the part of this great movement. और इसमें यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भारत की आध्यात्मिकता और यहाँ के स्पिरिचुअलिटी दोनों को मिलाकर एक नया युग शुरू होने जा रहा है। इस क्षेत्र में भारत ने बुद्ध की मार्फत, भगवान बुद्ध के मार्फत जो एक योगदान दिया है पूरे मानवता को, उसको यहाँ संजोए रखा हुआ है। ये आयोजन न केवल दोनों देशों के बीच की सांस्कृतिक और पारंपरिक संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि इससे दोनों देशों के नागरिकों के बीच मधुर संबंध भी स्थापित होंगे। छब्बीस दिनों तक चलने वाले भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों की शरीर वस्तुओं की प्रदर्शनी न सिर्फ थाईलैंड के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक लम्हा है, बल्कि ये क्षण भारत और थाईलैंड के लोगों को और उनके देशों को एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिससे ये दोनों देश अपने रिश्तों की गहराई को और बढ़ा सकते हैं। कैमरा पर्सन महेश शर्मा के साथ मैं अक्षय डोंगरे, डीडी न्यूज़। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छूट जाते हैं देश भर के मौसम के हाल के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
समाचार के प्रायोजक थे वंडर